यूपी बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र जो कि 2024 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न पत्र का कोड है 825 JC और प्रश्न पत्र सेट है सेट नंबर 6। तो इसी प्रश्न पत्र को इस वीडियो में मैं हल करने जा रहा हूं। तो चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। जो दिया है खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? ऑप्शन ए ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, बी ऑटो वन बिस्मार्क, सी नेपोलियन, डी विलियम प्रथम। तो ये चार ऑप्शन आपके समक्ष दिए गए हैं। और इटली का एकीकरण सन 1861 में संपन्न हुआ था। और जब इटली का एकीकरण संपन्न हुआ तो इटली के एकीकरण के पश्चात इमैनुएल द्वितीय को इटली का सम्राट घोषित किया गया था। और इस चारों विकल्पों को हम देखते हैं तो जो ऑप्शन बी दिया है ऑटो वन बिस्मार्क, तो ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध आपके जर्मनी से था। जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और मैं बता दूं आपको कि जर्मनी का एकीकरण 1871 में संपन्न हुआ था और इस जर्मनी के एकीकरण के पश्चात विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बनाया गया था। तो आपका यह विकल्प ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रश्न का आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से है। रही बात ऑप्शन सी नेपोलियन की, तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस की क्रांति से है। तो नेपोलियन भी इटली के एकीकरण में सम्मिलित नहीं था। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन डी विलियम प्रथम दिया है। तो विलियम प्रथम अभी मैंने बताया कि जब जर्मनी का एकीकरण हुआ जिसमें ऑटो वन बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो जर्मनी के एकीकरण सन 1871 में संपन्न हुआ और उस एकीकरण के पश्चात विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑटो वन बिस्मार्क भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, नेपोलियन भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, विलियम प्रथम भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो प्रश्न नंबर 1 जो दिया है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया, तो इटली का एकीकरण आपका ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था। और इसी प्रश्न के दौरान मैं एक तथ्य यह भी बताना चाहता हूं कि जब इटली का एकीकरण हुआ था तो इसमें 3 व्यक्तियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसके पश्चात इटली का एकीकरण 1861 ईस्वी में संपन्न हुआ। उसमें सबसे पहला नाम था आपका ज्यूसेppe मैत्सिनी, दूसरा व्यक्ति था कावूर और तीसरा व्यक्ति था गैरिबाल्डी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 दिया है, राउलेट एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1918 ईस्वी, ऑप्शन बी 1919 ईस्वी, सी 1920 ईस्वी, डी 1921 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1919 ईस्वी। तो 1919 ईस्वी में जब राउलेट एक्ट पारित हुआ तो इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी ब्रिटेन की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। तो ये हो गया आपका राउलेट एक्ट जो कि 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। प्रश्न नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए दिया है 10 दिसंबर, बी दिया है 5 सितंबर, सी दिया है 14 नवंबर और डी दिया है 15 अगस्त। तो आपको हम समझते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन ए 10 दिसंबर। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, गुलामगिरी के लेखक कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, बी ज्योतिबा फूले, सी कैलाश बोसनी देवी, डी राधा स्वामी नायकर। तो गुलामगिरी के लेखक ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले। और हम देख रहे हैं कि प्रश्नों को अक्सर यूपी बोर्ड की परीक्षा में ये रिपीट कर रहा है
और इस प्रश्न को तो विशेष करके रिपीट किया जा रहा है, जो कि गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। प्रश्न नंबर 5 है, सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता हो। बी, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो। सी, बहुल कार्यपालिका वाली सरकार हो। डी, मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी वाली सरकार हो। तो यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सत्ता का 3 प्रकार से वितरण किया जाता है। सत्ता का पहला वितरण है क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण क्या होता है? क्षैतिज वितरण में जब सत्ता का विभाजन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इन तीनों के मध्य किया जाए तो वो सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। और दूसरा है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण तब होता है जब केंद्र सरकार की शक्तियां अलग हों और राज्य सरकार की शक्तियां अलग हों। तो ये आपका क्षैतिज वितरण हो गया, ये आपका ऊर्ध्वाधर वितरण हो गया। क्षैतिज वितरण में आपका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का विभाजन। ऊर्ध्वाधर वितरण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को शक्तियों का विभाजन किया गया हो। यहाँ पर सामुदायिक सरकार पूछा है, तीसरा टाइप है। तो सामुदायिक सरकार से तात्पर्य आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो। तो ये आपके सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र में तीनों सत्ता का विभाजन दिया गया है। सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण और ये सामुदायिक सरकार। तो प्रश्न नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो उसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? देखिए, अभी मैंने बताया व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सत्ता का क्षैतिज जो वितरण है, तो इसी में वही प्रश्न रिपीट किया है। आपका यहाँ पर देखिए विधायिका दिया है, विधायिका माने व्यवस्थापिका, यहाँ आपका कार्यपालिका दिया हुआ है और यहाँ आपका न्यायपालिका दिया है। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों शासन का अंग है, जबकि नगर पालिका उसका अंग नहीं है। तो प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नगर पालिका। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1980 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में और 2004 में। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना ये सन 1992 में हुई थी। तो प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1992 ईस्वी। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की विचारधारा क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की विचारधारा क्या है? ऑप्शन ए, मार्क्सवाद, लेनिनवाद में विश्वास। ऑप्शन बी, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थक। ऑप्शन सी, साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता का विरोधी। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, सीपीआई मार्क्सवादी, ये तीनों विचारधारा धारण करती है। जैसे मार्क्सवाद, यहाँ मार्क्सवादी लिखा है, तो मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास भी करती है। और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, आपका धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है, लोकतंत्र का समर्थक भी है। ये साम्राज्यवाद का विरोधी भी है और सांप्रदायिकता की भी विरोधी है। तो ये प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवाद में विश्वास करती है, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थक है और साम्राज्यवाद की विरोधी है, सांप्रदायिकता की विरोधी है। तो प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है? लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में देशभक्ति की भावना होती है, ये भी सही है। राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, ये भी होता है। प्रगतिशील सरकार यानी प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट भी होती है। तो लोकतंत्र की एक विशेषता, दो विशेषता, तीनों विशेषताएं हैं। तो हम ऑप्शन डी को चूज करते हैं, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 10 दिया है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है? इस प्रश्न को पिछले सेट में मैं हल कर चुका हूं कि जो रेजिड्यूरी पावर्स होती हैं वो किसको प्राप्त है।
इसको मैं बता चुका हूं कि संघ सूची के विषय होते हैं, राज्य सूची के विषय होते हैं, समवर्ती सूची के विषय होते हैं। देखिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है, यानी राज्य सरकार को है। और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों की सरकारों को है। तो कुछ विषय संघ सूची में है, कुछ विषय राज्य सूची में है और कुछ विषय समवर्ती सूची में है, और कुछ ऐसे विषय हैं जो इन तीनों सूचियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ऐसे विषयों को अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। तो भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? वो है ऑप्शन बी, संघ को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संघ, यानी भारत सरकार को। प्रश्न नंबर 11 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? यहां देखिए, इस पॉइंट को देखिए आप। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो ये लाइन आपके एनसीईआरटी के भूगोल की पुस्तक में दिया गया है। एक बार पुनः देख लीजिए। पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन के लिए उत्तरदायी है। दो और कारण है भूमि निम्नीकरण का। एक है वनोन्मूलन, यानी वन का उन्मूलन। वो कहाँ कहाँ होता है? आपके झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा जैसे राज्यों में वन का उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो एक ये हो गया आपका, और दूसरा है ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण हुआ था, होता है, उसका प्रमुख कारण है अधिक सिंचाई। चलते हैं प्रश्न 12 की तरफ। निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? एक बार प्रश्न को ध्यानपूर्वक पुनः समझिए। ये 4 संरक्षण का तरीका दिया गया है। संरक्षण का तरीका दिया गया है, और किस संरक्षण के तरीका में समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? एक है संयुक्त वन प्रबंधन, दूसरा है बीज बचाओ आंदोलन, सी है चिपको आंदोलन, और डी है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो इसमें समुदाय किसमें भागीदारी होता है? संयुक्त वन प्रबंधन में होता है, बीज बचाओ आंदोलन में होता है, चिपको आंदोलन में होता है, कि वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, मतलब किसमें नहीं करता है? तो ये प्रश्न आपका सामाजिक विज्ञान की भूगोल की पुस्तक से सीधे एक्सरसाइज से, अभ्यास से उठाया गया है। तो सबसे पहले हम उस प्रश्न को देखते हैं कि यह किस चैप्टर से और कहां से लिया गया है। प्रश्न नंबर 12, यह प्रश्न आपके पेपर में उठाया है। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वन्य जीव पशु विहार, यानी सेंचुरीज का परिसीमन। तो इसमें जो है समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं होती है, जबकि बीज बचाओ आंदोलन में कोई न कोई समुदाय जुड़ा रहता है। संयुक्त वन प्रबंधन में भी सीधे कम्युनिटी समुदाय का भागीदारी होता है, और चिपको आंदोलन में भी समुदाय की सीधी भागीदारी होती है। तो यह प्रश्न दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी की बुक में। और एक दूसरा प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? देखिए, एक आपका हो गया प्राकृतिक वनस्पति जात, यानी प्राकृतिक वनस्पतियां और जीव जंतु, उनके पतन का सही कारण नहीं है। देखिए, कृषि का प्रसार होगा तो वनस्पतियों का और प्राणी जात का ह्रास होगा। बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं लगाई जाएंगी तो भी वनस्पतियों और प्राणियों का ह्रास होगा। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण किया जाएगा तो भी वनस्पतियों और जीव जंतुओं का ह्रास होगा। लेकिन अगर पशुचारण और ईंधन की लकड़ी एकत्रित किया जाता है तो इससे वनस्पतियों और प्राणी जात का ह्रास नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। तो इन दोनों प्रश्नों को आप
अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? इस प्रश्न को हमने एनसीईआरटी की पुस्तक में देखा और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो समुदाय होता है वो संयुक्त वन प्रबंधन में सीधी भागीदारी करता है, बीज बचाओ आंदोलन में भी समुदाय भागीदारी करता है, चिपको आंदोलन में भी समुदाय की सीधी भागीदारी होती है, जबकि वन जीव पशु विहार का जो परिसीमन होता है, मतलब कितने एरिया तक कोई वन्य जीव पशु विहार होगा, उसका जो सीमा का निर्धारण होता है उसमें समुदाय की भागीदारी नहीं होती है। तो प्रश्न नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? यह प्रश्न भी बार बार पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दालें। दाल का जो आप रूप देखते हैं वो एक फलीदार फसल होती है। तो 13 का आंसर है दालें। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सी शब्दावली दो या अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है? यानी कि टू और मोर कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है, दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच के व्यापार को कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन सन 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 16, एक देश की अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन गैप किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक की, द्वितीयक की, तृतीयक की, सूचना प्रौद्योगिकी की। तो इस प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र। तो यानी एक देश की अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। हम सबसे पहले इकोनॉमिक्स की पुस्तक में देखते हैं कि यह प्रश्न कहां से लिया गया है। इस प्रश्न को यहां पर देखिए, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, खाली स्थान दिया है, क्षेत्र की गतिविधि है, ये इसका करेक्ट आंसर है प्राथमिक। तो यह प्रश्न आपके इकोनॉमिक के पुस्तक में अभ्यास में दिया गया है। इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लीजिए। किसी वर्ष में उत्पादित गैप कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। और इसी क्रम में आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लीजिए। सकल घरेलू उत्पाद के पदों में वर्ष 2013-14 में के बीच तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 50 से 60% के बीच रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर प्राथमिक क्षेत्र, इसका सकल घरेलू उत्पाद वाला सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, और इसका 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 50 से 60%। और इसी में एक प्रश्न और दिया गया है, उसको भी यहाँ पर देख लीजिए कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार किस आधार पर विभाजित होते हैं। तो यह प्रश्न भी बार बार पूछ चुका है, इसका करेक्ट आंसर होगा उद्यमों के स्वामित्व का। तो ये चारों प्रश्न आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 16 कि एक देश का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि होती है। प्रश्न नंबर 17 दिया है कि स्वयं सहायता समूह, यानी कि इसको कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह को कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो स्वयं सहायता समूह में जो बचत होता है और जो ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं वो बैंकों द्वारा होते हैं, सदस्यों द्वारा होते हैं, गैर सरकारी संस्था द्वारा होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम आपकी इकोनॉमिक्स के पुस्तक में देखते हैं कि यह प्रश्न कहां से लिया गया है। प्रश्न नंबर 17, इस प्रश्न को यहां पर देखिए, आपकी इकोनॉमिक्स के पुस्तक में मुद्रा और सात चैप्टर से दिया गया है कि स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो बचत की बात होती है, ऋण संबंधी अधिकतर बातें होती हैं, उसका निर्णय कौन लेता है?
बैंक लेता है, सदस्य लेते हैं या गैर सरकारी संस्था? तो इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिए कि सदस्यों द्वारा सारे निर्णय लिए जाते हैं। एक प्रश्न इसको तैयार कर लीजिए और ये दूसरा तैयार कर लीजिए कि ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। देखिए, ऋण के दो स्रोत होते हैं, एक औपचारिक स्रोत होता है, दूसरा अनौपचारिक स्रोत होता है। तो औपचारिक स्रोत में आपका बैंक होता है और दूसरा सहकारी समिति होती है। ये जो दो स्रोत हैं ऋण के, इसे औपचारिक स्रोतों की कैटेगरी में माना जाता है, बैंक को, सहकारी समितियों को। तो ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है कौन? नियोक्ता। ये नियोक्ता आपका अनौपचारिक स्रोत में आ जाएगा। और अनौपचारिक स्रोत में आपका साहूकार है, व्यापारी है, मालिक है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं इत्यादि। तो हमने देखा कि स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय कौन लेता है? सदस्यों द्वारा। ऋण के औपचारिक स्रोत कौन कौन से हैं? एक है बैंक, दूसरा सहकारी समिति और नियोक्ता। नियोक्ता औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये नियोक्ता है। तो अनौपचारिक स्रोत में कौन कौन होते हैं? एक तो हो गया नियोक्ता आपका, साहूकार हो गया, व्यापारी हो गया, मालिक हो गया, रिश्तेदार हो गया, दोस्त हो गया इत्यादि। चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। अब आपको इस प्रश्न का उत्तर पता चल गया होगा कि अधिकतर निर्णय सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 दिया है कि वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। ऑप्शन ए सभी लोगों को, ऑप्शन बी विकसित देश के लोगों को, ऑप्शन सी विकासशील देशों के श्रमिकों को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले मैं आपका इकोनॉमिक्स का वैश्वीकरण वाला जो चैप्टर है उसको देखते हैं कि उसके अभ्यास में यह प्रश्न दिया है अथवा नहीं। हाँ, मैंने अभ्यास खोल लिया है। यहाँ पर देखिए, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। सेम टू सेम प्रश्न आपका क्वेश्चन पेपर में उठाया है। तो इसमें दिया है ऑप्शन ए जो सभी लोगों के जीवन स्तर में, बी विकसित देशों के लोगों के जीवन स्तर में, सी विकासशील देशों के श्रमिकों के जीवन स्तर में, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। और यहाँ पर देखिए, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है, यह भी प्रश्न पूछ चुका है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना और स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। तो इसका ऑप्शन दिया है, करेक्ट आंसर होगा स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। और एक प्रश्न और दिया है इसी में, उसको भी आप तैयार कर लीजिए कि वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है। वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है। ये इसका ऑप्शन ये ख होगा कि देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का, यानी गुड्स, सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज। एक बार पुनः, गुड्स, सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न नंबर 18 कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है सभी लोगों के जीवन स्तर में, विकसित देश के लोगों के जीवन स्तर में, विकासशील देशों के श्रमिकों के जीवन स्तर में, या इनमें से कोई नहीं। और मेरे विचार से इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हालांकि राजीव के क्वेश्चन बैंक में, और उसी से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसका ऑप्शन सी दिया है। और आप लोग भी सोचते रहिए कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। तो भारत में जो उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 1991 में। तो प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1991। प्रश्न नंबर 20 दिया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1946 में। 1986 में ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था।
और इसी लिए 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष हमारे देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, इसी को कोपरा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 20 का करेक्ट आंसर है सी 1986।